आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी हाँ, आज है 7 अप्रैल यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस। हर वर्ष हम आज के दिन पूरे विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। कहा भी जाता है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। दुनिया में तमाम खुशियां आ जाए, लेकिन अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो सब कुछ हमारे लिए बेकार ही होते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इस दिवस को हम विशेष करके विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, इस बार का क्या थीम है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ किया जा रहा है, क्या नई नई गतिविधियां हो रही हैं, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश होगी कि वो सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। आपको बता दें, आज विशेषज्ञ के रूप में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सिविल सर्जन रांची डॉक्टर विनोद कुमार को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर। सर, आज 7 अप्रैल है और हम सभी आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि ये दिवस हम 7 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं और इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों इसकी शुरुआत हुई? ये WHO की स्थापना का दिन है। WHO ने 1948 में UNDP के सौजन्य से इस ऑर्गेनाइजेशन का ये किया, स्थापन किया। तो जिसके चलते उसको एक तरह से हम हर साल उसको याद करते हैं कि WHO जो है वो विश्व में स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी संस्था है। और उसका जो स्थापना दिवस है उस दिन हम लोग इसको मनाते हैं। जी जी। और वो 7 अप्रैल को हुआ था, 7 अप्रैल इसलिए हम लोग हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाते हैं। तो किन उद्देश्यों को लेकर विश्व स्वास्थ्य दिवस? विश्व जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका काम है कि सरकार जो विश्व में जितने भी स्वास्थ्य की योजनाएं हैं या किसी पर्टिकुलर देश में जो योजनाएं हैं, कोई महामारी फैलती है तो उसका ठीक तरह से मॉनिटरिंग करे और उसमें जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है वो अपना दे, ताकि उसको निपटा जा सके और जितनी जल्दी हो उस पर काबू पाया जा सके। इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस का है, हम लोगों का स्लोगन है वो हेल्थ फॉर ऑल। और उनका ये नारा है कि इस बार हम लोग वी नीड फूड एंड नॉट टोबैको। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारे में कि हम लोग को हेल्थ चाहिए, फूड चाहिए, जो शायद न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है हेल्थ के लिए, और टोबैको से हम लोग कितना बच सकें, तो इस पर हम लोग का थीम है इस बार का, तो वो हम लोग बनाएंगे उसको। बिल्कुल, मतलब इस बार का जो थीम है वो हेल्थ फॉर ऑल है, सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य हो, इसी सोच के साथ इस बार हम लोग बना रहे हैं। तो इसके अंतर्गत क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे आने वाले दिनों में? अभी तो हम लोग विगत 2-3 वर्षों से कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, तो हमारी सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास है कि ये दोबारा ये बीमारी पनपे नहीं। और अगर थोड़ा बहुत कुछ होता है तो हम कैसे कंट्रोल कर पाएँ। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको टीकाकरण से बचा जा सकता है। तो नए नए टीके का आविष्कार होना, खासकर कोविड पीरियड में हम लोगों ने देखा है कि जितनी कोविड का टीका सबसे ज़्यादा कवरेज उसका इंडिया में हुआ, और हमने बहुत सारे अपने मित्र देशों को भी कोविड का टीका भेजा है। तो ये उद्देश्य है हम लोग का कि जो टीकाकरण से जो बीमारियां बच सकती हैं उनको बचाया जाए। और बहुत सारी बीमारियां, जैसे देखा जा रहा है कि हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज है, वो काफी कम एज में होने लगा लोगों को, व्यापक रूप से ये जी तनाव के कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही है। तो इनको कैसे नए तरीके से निपटा जा सके, कम दवाई से, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकें, इस पर हम लोगों का जोर रहता है। बिल्कुल। तो ये इन सारी बातों के अलावा ये सबसे ज़रूरी जो बात है कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, क्योंकि लोग ही सरकार तमाम योजनाएं शुरू कर दें, लागू कर दें, लेकिन अगर लोग इसे समझेंगे नहीं, योजनाओं के बारे में जानेंगे नहीं, तो फिर उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे और फिर हमारा जो उद्देश्य होता है इसके पीछे वो पूरा नहीं होता है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए सर क्या कुछ किया जाता है? जागरूक करने के लिए जो IEC प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, वो सदर अस्पताल से लेकर ग्राउंड लेवल तक जो हेल्थ सब सेंटर है, सारे जगह उनका नुक्कड़ नाटक के जरिए पोस्टर्स लगा के, पैम्पलेट लगा के उनका प्रचार किया जाता है। बीच बीच में प्रोग्राम भी चलते हैं, जो हमारी सहायिया बहनें जुड़ी हुई हैं प्रोग्राम से, ANM, सबको बीच बीच में ट्रेनिंग देके और उनको भेजा जाता है कि सोसाइटी में जाके और जो नई नई जानकारियां हैं स्वास्थ्य के बारे में उनके लोगों को बताएं। और ये इसमें हम लोग लगभग सफल हैं।
और काफ़ी कुछ हम लोगों ने इससे अचीव किया है। चाहे डायबिटीज़ की बात हो, ब्लड प्रेशर की बात हो या स्ट्रोक की बात हो, जो नई NCD जो हम लोग चला हुआ है उसमें हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसको हम लोग बोलते हैं, और उसमें हम लोग बहुत हद तक सफल हुए हैं। गवर्नमेंट का एक ई-संजीवनी प्रोग्राम है जिसमें हम लोग टेली मेडिसिन के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लगभग सारे जिले में बहुत खुल गया है। उनको इक्विप करने की सरकार की योजना है। उसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्टिंग हुई है और बहुत सारी जांच की सुविधा उसमें उपलब्ध कराई जा रही है। तो जिसके चलते हम लोग गांव-गांव तक और लोगों तक पहुंच पाएंगे और उनको उसकी जानकारी दे पाएंगे। तो मतलब बहुत सारे तरीके से माध्यम से स्तर दर स्तर ये कोशिश हमारी बिल्कुल पूरी हो रही है कि लोगों तक सारी जानकारियां पहुंचे योजनाओं के बारे में, लोग उनका लाभ उठाएं और जो हमारा जो उद्देश्य है कि लोग स्वस्थ रहें वो उसमें हम कामयाब हो पाएंगे। तो अभी आपको क्या लगता है सर, लोगों में जागरूकता आ रही है या जैसे आपने कहा कि टीकाकरण बहुत जरूरी है, तो सपोज अगर टीकाकरण के लिए ही सहिया बहनें या कोई गए हैं ऑफिसर्स, तो क्या उनका जो क्या रिएक्शन होता है? वो बच्चों के टीकाकरण में तो लोग एकदम जागरूक हो गए। उसमें बच्चा पैदा हुआ उसके बाद वो सब पूछना शुरू कर देते हैं कि कब टीका कौन सा कहाँ लगेगा, क्योंकि ये टीका इवन जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसमें भी हफ्ते में लगता है 2 दिन। तो उसके लिए लोगों में काफ़ी जागरूकता है। इसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफल हैं। लेकिन कोविड टीकाकरण में थोड़ा सा लोगों को शुरू में डर लगता था, वो भी अब डर खत्म हो गया है। तो उसमें भी हम लोग काफ़ी हद तक सफल हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हम लोगों ने लोगों के सुविधा के लिए योगा कार्यक्रम भी रखा हुआ है। उसमें भी महिलाएं या जो अगल बगल के पुरुष लोग हैं सारे भाग लेते हैं और जो हमारी CHO लोग हैं वो उनको बताती है उसके बारे में। तो हम लोग सफल हैं इसमें। बिल्कुल। मतलब लोग टीकाकरण के प्रति भी या और भी जो दवाइयां हैं या सुविधाएं लेने में लोगों के अंदर ये जागरूकता आ रही है और सरकार उन तक पहुंच पा रही है। फॉर्चुनेटली हम लोगों का जो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है और जो मैटरनल मोर्टलिटी रेट है वो देश के एवरेज से अच्छा है झारखंड का। तो बहुत अच्छा, मतलब जो 29 हमारे गवर्नमेंट पूरे देश का जो है इन्फेंट मोर्टलिटी वो मेरे यहाँ का 27 है। वैसे ही मैटरनल मोर्टलिटी रेट भी जो हम लोग का है वो भी नेशनल एवरेज से कम है। तो इस मामले में हम लोग सक्सेसफुल हैं। और जो मेरे स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ हैं, जो नर्सेज हैं, सहिया हैं, सबका योगदान है और सबने अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारे लोग काम करेंगे तभी मिलजुल कर जो हमें टारगेट हमारा है वो पूरा हो पाएगा। जी। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं सर स्वास्थ्य के लिए, तो हम चाहेंगे कि बारी बारी से उन योजनाओं के बारे में भी हम लोगों को बताएं, क्योंकि जैसा हम लोगों ने कहा अभी कि योजनाओं के बारे में उनको जानकारी मिलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि सर कौन कौन सी योजनाएं अभी वर्तमान में चल रही हैं? अभी जैसे आपने एनीमिया मुक्त भारत की बात कही, तो एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम के लिए हम लोग के यहाँ जितने CHC हैं, PHC हैं, सब में लोगों को जागृत किया जा रहा है कि वो जो स्कूली लड़कियां हैं उनमें खासकर पाया जा रहा है कि उसमें उनको आयरन की गोलियां बांटी जा सके, उनको कैसा खाना खाना है उसमें उसके बारे में बताना है लोगों को। उसके बाद NCD प्रोग्राम है जो NCD प्रोग्राम में आता है, स्ट्रोक आता है, डायबिटीज आता है, ब्लड प्रेशर आता है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो फैलता नहीं आपस से, वो लाइफ स्टाइल के तरीके से उसमें बीमारी होती है। उसके बारे में भी हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और जितने CHC PHC हैं हर जगह NCD का कॉर्नर बना हुआ है जहां लोगों को हम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की जांच करते हैं। अगर उनको वहां दवाई की सुविधा भी उपलब्ध है और उसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है कि उनको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना है तो जिला अस्पताल में या मेडिकल कॉलेज में उसको हम लोग भेजते हैं। शहर में जो अटल क्लिनिक खुला हुआ है, जो अर्बन PHC है, सारे में NCD कॉर्नर खुले हुए हैं, सारे में दवाइयाँ उपलब्ध हैं, टीकाकरण होता है। तो इस तरह से लोगों के बीच हम पहुंच के और उनको जितनी उपलब्ध सुविधाएं हम उनको दे रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब लड़कियों के लिए खास करके, चूंकि झारखंड में जो ऐसे भी लड़कियों में थोड़ा एनीमिक हो जाती है, एनीमिया बहुत ज्यादा है, तो एनीमिया के लिए खास करके बहुत सारा जो प्रयत्न है वो किया जा रहा है। एनीमिया के लिए किट वगैरह भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जी। तो इसके बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है। जी। तो जी। और कुछ प्रोग्राम है कि जैसे
टीकाकरण का तो हो ही गया। अर्स क्लिनिक चलता है। हाँ। अर्स में होता है कि जो अंडर 18 बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको उनके जैसे मासिक धर्म के बारे में, सेफ सेक्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां उनको दी जाती है, ताकि कोई जरूरत हो या कोई उनको बीमारी है तो उसके बारे में उनका इलाज हो। तो ये सब हम लोग सारा कर रहे हैं। लगभग सारी जो जितने प्रोग्राम हैं, जितनी सुविधाएं हैं लोगों को, वो मिल पा रही मतलब है। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए जी, और हर वर्ग के लिए, बच्चों के लिए जैसे माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर हम लोगों ने खोला हुआ है। रांची में 4 जगह है, 2-3 जगह और खुलने का प्रोग्राम है। इसमें जो कुपोषित बच्चे हैं उनको हम लोग वहाँ एडमिट करते हैं 15 दिनों तक। उनको मुफ्त में खाना मिलता है। हाँ। और उनके साथ जो माताएं हैं उनको भी पैसे मिलते हैं। और जब बच्चे का वजन एक्सपेक्टेड जो वेट है उतना हो जाता है, तब उनको वहाँ से हम लोग हटाते हैं। अच्छा जी, मतलब बच्चों का भी जो शुरू से ही अगर उनका अंडर पोषित है, कुपोषित है, तो उनका भी पूरी तरह से उपचार की व्यवस्था है सरकार की ओर से। तो जैसे धात्री महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनके लिए भी कुछ खास योजनाएं चलती हैं? महिलाओं के लिए तो आंगनवाड़ी से खाना उनको दिया जाता है। जितने डिलीवरी के लिए ममता वाहन की सुविधा है लोगों को, कि गांव, सुदूर गांव से भी जो लोग हैं, वो नियरेस्ट जो CHC हैं वहाँ पहुँच सकें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए। और उसको बढ़ावा देने के लिए 108 गाड़ी की भी सुविधा है, एम्बुलेंस की भी और ममता वाहन की भी। तो हमारी कोशिश रहती है कि जितनी महिलाएं हैं उनका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, ताकि माँ को या बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो। अगर उनको कुछ सिजेरियन की ज़रूरत है तो इवन जितने मेरे CHC हैं लगभग सब में सिजेरियन ऑपरेशन भी हो रहा है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी है, वो हो रहा है। सेफ एबॉर्शन की सुविधा है। अगर कोई जो बच्चे, कोई माँ नहीं चाहते कि उसको बच्चा हो, या कोई टेक्निकल मेडिकल कारण से बच्चे का रहना ठीक नहीं है, तो उसके लिए भी सुविधा है। और ये सब जितनी सुविधाएं मिल सकती हैं वो सारी प्रोवाइड की जा रही हैं। बिल्कुल। तो ये जो ममता वाहन है और 108 जो आपने बताया सर, तो हमारा तो झारखंड जो है या रांची शहर की ही बात करें तो पहाड़ों प्रदेशों वाला ये है, पहाड़ी ऊंचे नीचे जमीन और ये सब बहुत दूरस्थ क्षेत्र भी है यहाँ पर। तो वहाँ तक ये वाहन आराम से पहुँच पाते हैं, या वहाँ के लोग इसकी सेवा उठाने के लिए? नहीं, वो लगभग पहुँच जाते हैं। और जो एकदम रिमोट जगह है, पहाड़ी जगह है, उसके लिए सरकार ने अभी मोटरसाइकिल एम्बुलेंस की सुविधा स्टार्ट की है, तो वो भी शुरू हो जाएगा। तो एकदम जो जहाँ पर रोड की सुविधा नहीं है, वहाँ से मोटरसाइकिल से वो पेशेंट को साइड में उसमें लगा रहता है सीट का बेड जैसा, और उसको लेके लोग आएंगे और नियरेस्ट सेंटर में उसको ये करेंगे। बिल्कुल। तो अगर ममता वाहन की किसी को ज़रूरत है, 108 की ज़रूरत है, तो लोगों को क्या करना होगा? 108 में फ़ोन करना है सिर्फ। और ममता वाहन का भी कॉल नंबर दिया हुआ रहता है कॉल सेंटर का, और उसमें फ़ोन करना है। जैसे CHC मान लीजिए अनगढ़ा के पेशेंट है, तो अनगढ़ा में कॉल सेंटर बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट में ही वो फ़ोन करेंगे, और वहाँ से एम्बुलेंस जो है अनगढ़ा को फ़ोन करेगा, उसके CHC का जो ममता वाहन के लोग इंचार्ज हैं उनको, और जहाँ पेशेंट को, लेडी को ज़रूरत है, वहाँ ममता वाहन पहुँच जाएगा। जी। मतलब इस तरह से आराम से कनेक्टिविटी जो है वो मिल जाती है, और आराम से अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा सकती है कि हमें ममता वाहन की ज़रूरत है या 108 की ज़रूरत है। जी। तो और किस बीमारियों के लिए हमारे यहाँ, जैसे हमारा जो झारखंड है वो मलेरिया प्रोन है, या सबके लिए है। मलेरिया के लिए मलेरिया की जाँच की सुविधा हर जगह है, हर PHC में है। बीच बीच में उसका कैंप भी लगता है। एक्टिव केस फाइंडिंग ट्यूबरक्लोसिस में और लेप्रोसी में चलता है, जिसमें PHC में जाके हम लोग हर जगह पर या CHC में जाके कैंप का दिन फिक्स करते हैं, और या वहाँ पर जितने लोग हैं उसमें सहायिया बहनें मदद करती हैं कि 15 दिनों से ज़्यादा खांसी है तो उसका स्पुटम जांच कराना है। जी। बिल्कुल। मतलब मलेरिया के लिए भी लोगों को ये जानकारी तो होनी ही चाहिए। मच्छरों के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ये भी उनको पता होना। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू। इधर कुछ सालों से डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी, तो ये मोस्टली अर्बन पॉपुलेशन की बीमारी है, जहाँ वाटर लॉगिंग ज़्यादा होता है। और ये इंसिडेंटली ये जो डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छर हैं वो साफ पानी में डेवलप करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी जांच की सुविधा
है कि कलेक्शन उसका सदर अस्पताल में होगा या पीएचसी में होगा, और वहाँ से जांच सदर अस्पताल में होगा या फिर रिम्स में उसकी जांच की सुविधा है, तो वहाँ पर होता है उसका। जी जी, मतलब इसके लिए भी बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो लगातार चल रही हैं। जी जी, जिसके बारे में बस लोगों को जानना है और उसका लाभ उठाना है। जी जी। अभी जैसे हमारे झारखंड रांची की बात करें तो स्नेक बाइट और डॉग बाइट की भी बहुत समस्या है यहाँ पर, तो उसके लिए भी कुछ योजना है? लोगों को अगर काट ले इस तरह से कोई तो क्या करना चाहिए? स्नेक बाइट और डॉग बाइट के जितने वैक्सीन हैं वो सारे पीएचसी सीएचसी में अवेलेबल है, तो और सबको पता है कि कैसे देना है, सबकी ट्रेनिंग की हुई है। अच्छा। तो अगर कोई डॉग बाइट आता है तो किस तरह से उसको देना है वो बताया हुआ है, सब जगह दवाइयाँ उपलब्ध हैं। वैसे स्नेक बाइट का अगर पॉइजनस स्नेक है तो कैसे उसको पता करेंगे कि पॉइजनस है कि नहीं, और उसकी दवाई भी हर जगह उपलब्ध है, कहीं कोई दवा की कहीं कोई कमी नहीं। जी जी, तो उनके लिए क्या बताएंगे कि जैसे कि जिनको डॉग बाइट कुत्ते ने काट लिया है या सांप ने काट लिया है तो उनको तुरंत क्या उपचार? तुरंत तो चाहिए कि डॉग बाइट अगर काटा तो 15 मिनट तक साबुन पानी से और बहते हुए पानी से, उसको हम लोग कहते हैं रनिंग वाटर से, उससे उसको साफ कर देना है। तो वायरल लोड जो है, जो वायरल, अगर कुत्ता को रेबीज है ये मान के हम लोग चलें तो मैक्सिमम वायरल लोड जो है वो सारा खत्म हो जाता है धो देने से। और धोने के बाद उसको फिर जो नियरेस्ट सेंटर है वहाँ जाके 2-3 तरह का उसमें वैक्सीन है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा WHO का क्लासिफाई किया हुआ है कि कैटेगरी 1 है, 2 या 3 किस तरह का बाइट है, तो जिसमें है कि तुरंत प्रोफाइलेक्सिस के लिए उसमें रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन हम लोग कटे हुए स्थान पर देते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं, और उसके बाद जो रेबीज की सुई है वो कहीं एक सिस्टम है, सब अगर हम लोग इंट्राडर्मल देते हैं तो 4 इंजेक्शन देते हैं और इंट्रामस्कुलर देते हैं 5 इंजेक्शन देते हैं। वो उसका डेट बटा हुआ है 0 डे में, जिस दिन मरीज सुई लेता है पहला, तीसरे दिन, उसके बाद 7वें दिन, 14वें दिन और 28वें दिन। ये 5 इंट्रामस्कुलर के लिए है। लेकिन अगर वो इंट्राडर्मल इंजेक्शन लेता है तो 0, 3, 7 एंड 28 4 दिन ही हम लोग देते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन। और स्नेक बाइट में अगर किसी को स्नेक बाइट का हो तो सबसे, अगर हम लोग सांप देख सकते रहे हैं या पता चल जा रहा है तो वो देखेंगे। यूजुअली जो स्नेक बाइट का आता है उसमें डबल पैंग रहता है, 2 छेद जैसा नजर आता है, और उसमें अगर थोड़ी देर के बाद सिम्टम आना शुरू होता है तो उसमें कुछ हम लोग, जैसे पहले के ज़माने में लोग उसको चाकू से काट दिया या मुंह से चूसने लगे या कोई पोटास लगाए, तो ये सब कुछ नहीं करना है। मरीज को सोने नहीं देना है, नींद नहीं आए उसको, ये ध्यान देना है। और वेनस लाइगेचर करते हैं, जैसे बहुत कस के किसी कपड़े से नहीं बांधना है, हल्का से बांधना है कि ऊपर का ब्लड, उसका जो वेनस फ्लो है उसको हम लोग ऑक्लूड कर पाए, और नियरेस्ट सेंटर जहाँ पर अवेलेबल है वहाँ ले जाएंगे। उसमें खुद से इलाज वहाँ नहीं स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। मतलब इस तरह की सावधानी शुरुआत में जरूरी है, बाद बाकी जो हॉस्पिटलाइज होने के बाद तो फिर सारी सुविधा वहाँ पर मिलेगी ही, दवाइयाँ मिलेगी ही। हम बात करेंगे गंभीर रोगों के बारे में भी, हम बात करेंगे कि वृद्धजनों के लिए क्या क्या सुविधाएं, हमारे वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। लेकिन उससे पहले सर, हम ये उत्सुकता मेरे अंदर आ रही है कि सदर अस्पताल रांची में क्या क्या सुविधाएं हैं वर्तमान में और क्या कुछ नई सुविधाएं जुड़ी हैं? सदर अस्पताल रांची जैसे और जगहों का हॉस्पिटल है वो 100 या 200 बेड का है। मेरे यहाँ का लगभग 500 बेड का हॉस्पिटल बन गया है और काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना है। काफ़ी दिन से पेंडिंग था लेकिन अब स्टार्ट हो गया। इसमें पहले से 14 आउटडोर हम लोग का चलता था, सारे विभाग लगभग काम कर रहे थे, बच्चे का, गायनी का, पीडियाट्रिक्स, स्किन, आई, ENT, सारा कुछ, फिजियोथेरापी, सब कुछ। और इसमें हम लोग 2-3 नई सुविधाएं हम लोगों ने इसमें ऐड किया है आयुष्मान के सौजन्य से। इसमें एक कार्डियोलॉजी OPD हम लोगों ने खोला है जो हफ्ते में 3 दिन चलेगा, और उसमें 3 दिन आउटडोर चलेगा। और आउटडोर के बाद अगर किसी मरीज को भर्ती करने की सुविधा है, तभी जैसा आपने कहा कि जेरियाट्रिक पेशेंट के लिए जो ओल्ड एज के लोग हैं, तो मैक्सिमम ज़्यादा केसेस वही लोग का आता है, तो उनके लिए बेड की सुविधा है, 10 बेड का बना हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसमें हेमेटो ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट या क्लिनिकल हेमेटोलॉजी बोलिए, जिसमें थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया
या ब्लड कैंसर, लिम्फोमा, इस सब का इलाज होगा। तो पहले से थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इस सब का तो पहले से मेरे यहाँ इलाज चलता था। अभी हम लोगों ने हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट के ज्वाइन करने से इनकी सुविधा हो गई है। और अगर कोई मरीज वैसा मिलता है तो उसको हम लोग एडमिट करेंगे और आयुष्मान के सौजन्य, चूँकि दवाएं महंगी है तो आयुष्मान से हम लोग कोशिश करेंगे मरीज का कंप्लीट हम लोग इलाज कर सकें उसका। इसके बाद हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए काउंसलिंग भी स्टार्ट किया है। अच्छा। जिसमें हमारे जेनेटिक काउंसलर हैं। बहुत सी बीमारियां होती है जो बच्चा के पैदा होने के पहले भी काउंसलिंग से उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं या मदर पेरेंट्स को बता के उसको ठीक कर सकते हैं उसको। तो उसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे थायराइड की बीमारी है, गैलेक्टोसीमिया है, फेनाइलकीटोन्यूरिया है। तो ये सब कई बीमारी हैं जिसको हम लोग पहले से भी ठीक कर सकते हैं। और जो सर काउंसलिंग की जो सुविधाएं हैं, तो ये बीच में मैं आपको रोक रही हूँ, इसमें जैसे कि बहुत सारे लोग कुछ ऐसी समस्या होती है जो बोलने में हिचकते हैं, डॉक्टर से ही फोन पर बता सकते हैं, तो क्या उनके लिए कुछ इस तरह नहीं, से फोन करके इसमें संपर्क वैसी बीमारी की नहीं है बात। जैसे अगर किसी को हेमोफीलिया है, तो हेमोफीलिया अगर है तो उसके बच्चे को कैसे बचाना है, उसका जो दूसरा सिबलिंग हो वो गड़बड़ नहीं हो। सिकल सेल एनीमिया में काउंसलिंग से ये हम लोग करते हैं कि जो मैरिज के समय कभी भी वैसे लड़के से शादी नहीं करें उस लड़की का या लड़के का जिसको सिकल सेल का ट्रेट पहले से है, ताकि एक बार अगर वो आ जाएगा तो जितने भी बच्चे उसके होंगे सब में सिकल सेल की बीमारी होगी। तो इस काउंसलिंग का ये इम्पोर्टेंस है कि फर्दर उसको डिटोरिएट नहीं करे, फर्दर समाज में इस बीमारी को हम लोग कैसे रोकें इसके बारे में पर्टिकुलर इस विषय पर वो काउंसलिंग की व्यवस्था जी, है। जी। तो काउंसलिंग के लिए कोई फोन नंबर वगैरह है या फिर नहीं, डॉक्टर का आउटडोर है, पेशेंट को जाना पड़ेगा वहाँ पर। काउंसलर हमारे हैं, काउंसलर हैं, तो जिनको भी इस तरह की जानकारी चाहिए वो वहाँ पर जाएंगे और उनको सारी जानकारी मिलेगी। जी सर, और क्या सुविधाएं जुड़ी हैं? तो ये हो गया। और बाकी सुविधाएं जैसे ऑर्थोपेडिक्स में है, हड्डी की बीमारी के लिए इवन जॉइंट रिप्लेसमेंट भी मेरे यहाँ हो रहा है। फिजियोथेरापी की सुविधा है। कोई अगर पोलियो ग्रसित मरीज है जिसमें उसको ऑपरेशन की सुविधा हो, या लेप्रोसी का कोई पेशेंट हो जिसको ऑपरेशन से ठीक किया जा सके, वो सारे कुछ मेरे यहाँ हो रहे हैं। सर्जरी की सुविधा है, लेजर सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की भी व्यवस्था हमारे यहाँ है। आई के ऑपरेशन के सब कुछ है। पेडियाट्रिक्स में हम लोग के यहाँ जो न्यू बॉर्न है उसके लिए एसएनसीयू है, पेडियाट्रिक आईसीयू है, सबकी सुविधा मेरे यहाँ। अगर एडल्ट पेशेंट है उनके लिए आईसीयू की सुविधा है। गायनी में हर तरह की बीमारी की है, नॉर्मल डिलीवरी हो, गायनी के किसी ऑपरेशन की ज़रूरत हो, सिजेरियन का ज़रूरत हो, हिस्टेक्टोमी का ज़रूरत हो, सबकी सुविधा मेरे पास है। बिल्कुल, मतलब पहले से भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। जी। और बहुत सारी सुविधाएं अभी हाल के दिनों में भी जुड़ी हैं। जी। तो हाल के जो दिनों में जुड़ी हैं सर, तो वो मतलब शुरुआत हो गई है इसमें इलाज की, लोग जा सकते हैं वहाँ पर? जी, शुरू हो गया है, सब कुछ शुरू हो गया है। जी। और तो इसमें आयुष्मान से हम लोग का चूँकि फंड की जरूरत होती है काफ़ी, तो आयुष्मान से बहुत मदद हम लोग को मिल रही है। बिल्कुल। तो आपने जैसा कहा कि जैसा मैंने कहा था कि वृद्धजनों के लिए भी वहाँ मैंने क्या सुविधाएं हैं सरकार की ओर से, तो बेड की तो बात हो गई, और सारी तरह की सुविधाएं उनको लाने के लिए। यूजुअली जो बूढ़े लोग हैं उसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या सांस की बीमारी की समस्या ज़्यादा होती है, तो उनके लिए जो बेड है उसमें वेंटिलेटर्स भी है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, और सारी दवाएं उपलब्ध हैं उनको अगर उस तरह की कोई बीमारी उनको होती है। बिल्कुल, मतलब उनको लाने ले जाने की भी व्यवस्था होगी। कई बार लाने ले जाने के लिए वही 108 जी 108 एम्बुलेंस से आप फोन करने से कहीं से भी पेशेंट को ला सकते हैं। यह सुविधा निःशुल्क है और इससे काफी राहत मिलती है लोगों को। और गंभीर रोग के बारे में भी सर आपने बता ही दिया कि कैंसर जैसे रोगों का भी इलाज अब पहले से जो मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में पहले से 5 बीमारी के लिए था, उसमें अब 17 बीमारियों का समावेश हो गया है। तो उससे फंड हम लोग देते हैं अपने यहाँ से। तो जो देश के कई अस्पताल हैं जो इस योजना में जुड़े हुए हैं, तो मरीजों को जरूरत के हिसाब से अगर किसी को किडनी का ट्रांसप्लांट कराना है तो वो CMC बेलौर जा रहा है, कोई को कैंसर का इलाज कराना है तो कहाँ जहाँ भी जाना है उसके लिए हम लोग शुरू में 5
लाख रुपए तक का जो अलॉटमेंट है वो सिविल सर्जन कार्यालय से मिल जाता है। उसके बाद 5 से 10 लाख के बीच का विभाग की अनुमति लेनी पड़ती है, और 10 लाख से ज़्यादा अगर रुपए की ज़रूरत है मरीज़ को, बहुत सारे कैंसर के मरीज हैं जिनको और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो वैसे लोगों के लिए कैबिनेट की स्वीकृति मिलती है और उनको हम लोग देते हैं। तो मतलब बहुत सारी सुविधाएं हैं, जरूरत है कि लोग इनके बारे में जानें और इसका लाभ उठाएं। तो सर बहुत ही कम समय बचा है, एक लाइन में अगर कुछ चलते चलते संदेश दे दें आज के इस विशेष अवसर पर। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कोविड का बीमारी फिर से थोड़ा थोड़ा उभर रहा है, तो उसमें जो हम लोग को कोविड प्रोटोकॉल पहले हम लोग मानते आए हैं और जिसके चलते हम लोगों ने झारखंड को काफ़ी हद तक बचाया है, तो मैं चाहूँगा कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, कहीं भीड़ भाड़ में जाएं तो मास्क लगाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें 2 लोगों के बीच में, हैंड वॉश करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, और अगर कोई बीमारी को छिपाएं नहीं, क्योंकि इसका लक्षण लगभग वायरल बीमारी सब एक ही जैसा होता है, तो जांच कराएं, और जांच में अगर बीमारी निकलती है तो अपने को आइसोलेट करें। अभी तक जितने भी केसेस मिले हैं कोविड को, सारे माइल्ड केसेज हैं, किसी की मृत्यु नहीं हुई है, यह हमारे लिए अच्छी बात है और शुभ संकेत है। वैक्सीन जब भी स्टार्ट हो तो जो भी डोज छूटा हुआ है उसको जरूर लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कोई भी समस्या है तो उससे घबराना नहीं है, आराम से सावधानी से पूरी जागरूकता से उससे निपटना है। कुल मिलाकर यही हम कह सकते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कि आप सभी स्वास्थ्य के नियमों का पालन कीजिए और खुद भी स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को, समाज को, राज्य को, देश को स्वस्थ बनाइए। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पर आए, आज के इस विशेष अवसर पर बहुत सारी जानकारियाँ आपके माध्यम से मिली हैं, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। थैंक यू। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।